हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आप लोग अमरीश मिश्रा जी को सुनना चाहते हैं और उनके सामने रुकावटें खड़ी कर दी जाती हैं। उनके 2 चैनल बंद हो चुके। अब अमरीश मिश्रा स्पीक्स टू, उस पर आप जा सकते हैं और उनकी वीडियोस देख सकते हैं। वो पूरी तरह से बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं और जिस तरह से मिडिल ईस्ट, खासतौर पर इजराइल फिलिस्तीन जंग को उन्होंने कवर किया है, उसके अलावा जो कुछ अब सीरिया में हो रहा है उस पर भी वो वीडियोस जारी कर रहे हैं। आप उनके चैनल पर जाकर के जरूर देखें। हम भी उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, कभी वक्त मिल जाता है, कभी मसरूफ रहते हैं, कहीं सफर में रहते हैं। आज एक बार फिर हमें अमरीश मिश्रा जी से बात करने का मौका मिला है और हम उनसे समझना चाहेंगे कि आखिर ये 8 दिसंबर को जो कुछ सीरिया में अचानक तख्ता पलट हुआ, उसके बाद आज 22 दिन हो चुके हैं। इस 22 दिन में कई चीजें बहुत अहम हुई हैं। अमेरिका की नुमाइंदा आई और उन्होंने कहा कि हमने $1 करोड़ का जो इनाम था वो हटा दिया। उसके अलावा ये कह दिया कि ईरान का रोल अब सीरिया में नहीं रहा। उसके अलावा तुर्की और सऊदी अरब के डेलीगेशन आते हैं और अब बिल्कुल ताजा खबर यह है कि लीबिया का डेलीगेशन आया। लीबिया वो मुल्क है जहां अमेरिका की मर्जी से सरकार बदली थी और वहां के जो मुअम्मर गद्दाफी, उनका कत्ल किस तरह से हुआ था वो आपके सामने है। वो भी मुल्क इस वक्त 2 टुकड़ों में बटा हुआ है। ईस्ट का जो है वो अलग है, वो किसी हद तक मिस्र के इन्फ्लुएंस में है और दूसरी तरफ वो है जो इंटरनेशनल कम्युनिटी जिसे सरकार मानती है त्रिपोली में, वो तो वहां का भी डेलीगेशन वहां आया है। और एक बिल्कुल ताजा खबर यह है कि अहमद अल शरा, जिनका नाम अब नया बताया गया है रीब्रांडिंग के साथ, टाई कोट पैंट के साथ, जिनका पहले नाम अबू मोहम्मद अल जौलानी था, उन्होंने कहा है सऊदी अरब के 2 टेलीविजन चैनल से बात करते हुए कि 4 साल लग जाएंगे किसी मुनासिब सही इलेक्शन कराने में। यानी उनके जो साथी हैं, जो साथ चलने वाले हैं, वो उनसे क्या क्या काम लेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत ही अहम डेवलपमेंट है। क्या इसमें सवाल बड़ा ये होता है कि क्या वाकई रेजिस्टेंस कमजोर हो गया? क्या ईरान बिल्कुल खामोश बैठ जाएगा? हमास, हिजबुल्लाह, जिहाद इस्लामी, उधर हजदल शाबी और हूती अंसारुल्लाह, क्या ये सब लोग कमजोर हो गए? आइए जानते हैं, सीधे बात करते हैं अमरीश मिश्रा जी से। अमरीश मिश्रा जी, कैसे हालात हैं वहां के, अब बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद काजमी साहब। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जो दिखाई पड़ रहा है इस समय, 8 दिसंबर को एक एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को सेटबैक लगा था, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उस सेटबैक की जो अभी खबरें सामने आ रही हैं, वो देखिए बड़ी ही उन्हीं खबरों में ये लिखा हुआ है, उन्हीं खबरों को अगर ठीक से बिटवीन द लाइंस पढ़ा जाए, उन्हीं खबरों में ये है कि ये जो अभी रिजीम है एचटीएस की, ये इसका गिरना तय है। अब मैं देखिए इसको पीछे, मतलब वो जो नया एक रेवलेशन आया है कि असाद को क्यों भागना पड़ा और रशिया और ईरान भी उसके साथ उस तरह से नहीं उस तरह से खड़े हुए। वो खड़े हो सकते थे, वो ऐसा नहीं खड़े नहीं हो सकते थे, लेकिन वो बहुत उसका अहम कारण था जिसकी वजह से वो खड़े नहीं हुए। वो भी बात एक सामने आ गई है, जो मैं अभी उस पर थोड़ी रिसर्च कर रहा हूँ। लेकिन जो देखिए अभी रेजिस्टेंस की बात है, सीरिया के अंदर जो रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, जिसको वेस्टर्न मीडिया छुपा रहा है, उसकी जो चौंका देने वाली बात है। देखिए, आज है 30 दिसंबर, अभी 26 दिसंबर को 14 एचटीएस के लोग मारे गए सीरियन रेजिस्टेंस द्वारा। वो कहा जा रहा है कि सीरियन अरब आर्मी की ये रेमिनेंट्स हैं, जो सीरियन अरब आर्मी के जो फोर्सेस जो वहां से विड्रॉ की थी, स्पेशली टाइगर फोर्सेस, जिनको लड़ने नहीं दिया गया था और जो हिजबुल्लाह के साथ थी, फिर वो विड्रॉ करके वो अलग अलग क्षेत्रों में फैली। अब वो कहाँ कहाँ फैली, इसके पहले एक 26 दिसंबर के पहले एक वीडियो आया जिसमें पूरा दिखाया गया कि जो सीरियन अरब आर्मी की फोर्सेस हैं, उन्होंने बाकायदा डमस्कस के एक आउटर एरिया पे हमला किया। मेरे ख्याल से तलफिता नाम है उस गांव का। वहां पर हमला किया और फिर सईदना प्रिजन में घुस गए और उस प्रिजन में घुस के उन लोगों ने पूरा वहां पर गोलियां चलाई। उसमें भी एचटीएस के लोग मारे गए। और 26 दिसंबर की तो घटना ऑफिशियल हो गई, और 26 दिसंबर की जो घटना जिसमें 14 एचटीएस के लोग मारे गए, उसके बाद
एचटीएस ने जो नंगा नाच किया है, जिस तरह से सिविलियंस को मारा है, गला रहता है, और उसके बाद उन्होंने एक नया जो ट्रेंड देखने को मिला, जो मेरे भी उस वीडियो में है, जो रिस्ट्रिक्टेड है, कि जो कुत्तों की तरह भौंकवा रहे हैं वो, जैसे इनको जो भी सीरियंस को पकड़ रहे हैं, इसमें सुन्नी भी हैं, अलावाइट भी हैं, ये भी हैं, इन पे बेइंतहा जुल्म हो रहा है। उनको कुत्ते की तरह उनकी आवाज निकलवा रहे हैं कि हम कुत्ते हैं, और बाकायदा उनको जमीन में क्रॉल करवा रहे हैं, उनको मार रहे हैं। वो सारे वीडियोस भी मैंने डाल दिए। मैंने कहा चलिए यूट्यूब उसको रिस्ट्रिक्ट कर देगा ज्यादा, लेकिन 1000 लोगों तक भी वो पहुंच गया, और जो पहुंचा है तब भी ये बड़ी बात है। और क्योंकि उसमें हमने डिटेल में वीडियोस दिए हुए हैं कि क्या क्या किस किस तरह से जुल्म हो रहे हैं। अब ये भी देखिए वेस्ट करवा रहा है, क्योंकि ये मुझे लगता है कि वेस्ट की पूरी पॉलिसी है कि वहां पर एक सिविल वॉर जैसी स्थिति सीरिया में मतलब बनाई जाए। ईरान भी देखिए ये चीज देख रहा है, और जो खमैनी साहब हैं उन्होंने इस बात को उन्होंने कहा था, अपने 2 भाषणों में कह चुके हैं कि सीरिया का जो रेजिस्टेंस है वो फिर से खड़ा होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, जो इस समय आईडीएफ की फोर्सेस सीरिया में, उनको लेके एक आर्टिकल छपा है येडियोत अहरोनोत में, और येडियोत अहरोनोत बहुत बड़ा जूइश मतलब हिब्रू का न्यूज पोर्टल है, और नेतन्याहू से बड़ा क्लोज है। आपको याद होगा नेतन्याहू के खिलाफ जो एक केस चल रहा है, वो ये भी चल रहा है कि वो येडियोत अहरोनोत से उसने उसको फेवर करके जो दूसरा एक इजराइल हायोम अखबार है हिब्रू का, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इससे बाकायदा केस चल रहा है, उसका नाम शायद केस 2000, केस 3 ऐसे ही है, क्योंकि नेतन्याहू पे जो तीनों केसेस चल रहे हैं वो केस 1000, केस 2000, केस 4000 इस तरीके से हैं। तो ये भी एक केस है। बहरहाल येडियोत अहरोनोत ने जो एक खबर छापी है, उसने इजरायली आर्मी के हवाले जो सीरिया के अंदर है, अब वो ये कह रहे हैं कि हम जो ऑक्यूपाइड गोलन हाइट्स हैं, जो इजराइल ने ऑक्यूपाई, उससे हम 18-20 किलोमीटर आगे जा चुके हैं, एंड इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम अंटिल वी गेट अ सरप्राइज रॉकेट और मोटर अटैक। ये देखिए, ये साफ कह रहे हैं कि ये बस समय की बात है, कभी भी हम पे मोटर। और अब इसका तस्वुर किसी ने किया था कि आईडीएफ के लोग ऐसा सोच रहे थे कि यही सब बातें होती, जो ग्राउंड रियलिटी होती है वो यही होती है। हम लोग यही समझते हैं कि जो फाइटर जो उस समय लड़ रहा है जमीन पे, वो जो एहसास कर रहा है वो सच्चाई है, ऊपर से जो बयानबाजी है वो सच्चाई नहीं है। उसके बाद अच्छा, क्यों ऐसा महसूस किया उन्होंने आप सोचिए, यू विल बी शॉक्ड टू नो कि ये जो सोल्जर्स हैं वहां पर इंटेंसिव कॉम्बैट मूड में हैं, और लगातार जो है हम लोग की मतलब एक बड़ी एग्रेसिव सी प्रेजेंस है, और हम लोग की जो लाउड प्रेजेंस है, और जो टैंक्स हम गांवों के थ्रू रोल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि लोगों की आंखें जो वहां की जनता की है, जिसको इजराइल कह रहा है, जो इजराइल के साथ मिलना चाहती हैं। अभी पहले एक वो हुआ था कि ड्रूज कम्युनिटी के सारे लोग मिलना चाहते, उन्होंने कहा हम उनकी आंखें देख रहे हैं, उनकी आंखों में रेजिस्टेंस है, ये साफ उन्होंने कहा है। उसके बाद देखिए, जो एक सदर्न गोलन हाइट्स के पास एक चेक पॉइंट इजराइलीज ने डिस्कवर किया, जो निकला रेजिस्टेंस का। अब अभी तो सीरियन रेजिस्टेंस ऑफिशियली रिकॉग्नाइज भी नहीं, इसमें देखिए लिखा है कि which could have been unimaginable. Yedioth Ahronoth reported that the occupation intelligence of Israeli intelligence began to notice initial signs of the intentions of resistance cells near Syrian Golan Heights. In another exceptional incident, which could have been unimaginable a month ago, the newspaper reported that the number of Syrian militants were identified who had set up a checkpoint at the entrance to a village in southern Syrian Golan Heights. Although the occupation army was ready to attack them, मतलब Israeli army, it backed down after these militants promised to prevent the residents from leaving the village armed. उन्होंने कहा कि हम वो मतलब कुछ एक कॉम्प्रोमाइज हुआ। लेकिन आप ये बताइए कि जब ये कैसे आइडेंटिफाई हुआ कि रेजिस्टेंस, ये बहुत बड़ी खबर है, ये हेडलाइन होनी चाहिए कि रेजिस्टेंस सेल एक आईडीएफ ने वहां डिस्कवर किया। ऐसा भी नहीं है कि ठीक है 14, मान लीजिए आपने कह दिया कि अरे वो तो पुरानी सीरियन अरब आर्मी के लोग थे, 14 एचटीएस के लोगों को मार दिया, फिर उसके बाद वहां पर दंगे टाइप हुए, उसके बाद वहां एचटीएस के मिलिटेंट्स ने बहुत जुल्म किया अलावाइट्स पे, क्रिश्चियंस पे, सुन्नीस पे, सब पे। लेकिन ये क्या है, ये इसको मैं ज्यादा तरजीह देता हूँ
ये देखिए एक रेजिस्टेंस चेक पॉइंट वहां पर डेवलप होने शुरू हो गए। अब ये देखिए ये नया, इसका मतलब है कि ये नया फेज है और इसमें लगातार सीरिया के अंदर जो हो रहा है हमें सही सही नहीं बताया जा रहा है, या आगे भी नहीं बताया जाएगा हमको इसी तरीके से, क्योंकि हिब्रू सोर्सेज देखिए कुछ अपने लोगों के लिए छापती हैं चीजें और वो लीक होके अरेबिक मीडिया में आती हैं, अरेबिक मीडिया से वो ट्रांसलेट होके यहाँ तक पहुंचती हैं, वो भी सारी नहीं कुछ। अब देखिए एक और चीज देखिए सामने आई है कि इजराइल ने अब ये सोच लिया है कि यमन ने जो मतलब पिछले 8 से 10 दिनों में यमन ने रोज हमला किया तेल अवीव पर, रोज, और रोज जो है 20 लाख इजरायली, मतलब उसमें बकायदा एक हिब्रू अखबार में ये लाइन छपी कि एवरी मॉर्निंग वी आर गेटिंग अप विद द साउंड्स ऑफ सायरन्स, मतलब सायरन बजते हैं और तेल अवीव में के 20 लाख लोग जो है तेल अवीव और उसके आसपास के वो अपनी शेल्टर्स की तरफ भागते हैं। एश्केलोन में उन्होंने हमला किया, उन्होंने कल नेवतीम एयरबेस जो नजिब डेजर्ट में वहां पर यमन ने हमला कर दिया। अब इजराइल को ये लग रहा है कि यमन से को अब टैकल किया जाए जैसे हमने हिजबुल्लाह को टैकल किया इसको, लेकिन उसमें जो रिपोर्ट छप रही है वो ये है कि यमन के बारे में मोसाद की उस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं, मोसाद के पास, ये खुद इंटेलिजेंस कह रही है कि हमने यमन में थोड़ा बहुत नेटवर्क, हमने उसको कभी सीरियसली नहीं लिया, थोड़ा बहुत नेटवर्क बनाया था, वो स्मैश हो गया, यमन ने उसको स्मैश कर दिया। हिजबुल्लाह में जैसे उसको कंपेयर किया गया कि हिजबुल्लाह में तो 2006 से काम चल रहा था, 2006 के तुरंत बाद, क्योंकि ये था कि इनको तो मारना ही है, हराना ही है। जो पेजर बॉम्ब वाली पूरी एक बात थी, प्लस जो सैयद हसन नसरल्लाह की जो शहादत है उसकी प्लानिंग 2014 से शुरू हो गई थी। पेजर बॉम्ब तो 2014 में एक तरह से एडवर्टाइज करने शुरू, एक कंपनी बंद हो गई थी जापान की, उसको फेक तरह से खुलवाया गया और हिजबुल्लाह को टारगेट किया गया, यूट्यूब एड्स वगैरह उसमें डाले गए, और फिर क्योंकि हिजबुल्लाह ढूंढ आता है ऐसी चीज जो स्मार्टफोन ना हो और लेकिन उससे कम्युनिकेशन हो सके, तो हिजबुल्लाह को ट्रैप करने का वो 10 साल का प्रोग्राम था और वो पहले उसको डिटोनेट करना था, लेकिन अभी इस बार डिटोनेट हुआ वो जब इजराइल हिजबुल्लाह पे और ये लेबनान पे हमला कर रहा था। लेकिन ये आप देखिए कि वहां पर ये लोग मान रहे हैं कि 20 साल की हमारी तैयारी थी इसलिए हम सफल हुए, फिर भी देखिए लेबनान में घुसने में वो सफल नहीं हुए, हिजबुल्लाह रीग्रुप कर गया, उसने जो है उनको रोक दिया, इनको संधि करनी पड़ी। लेकिन ये लोग इस संधि का फायदा ये बता रहे हैं कि अभी तक इसी में देखिए गोल गोल पूरी स्थिति जलेबी वाली बनती जाती है, क्योंकि जो पूरा जो नैरेटिव है इजराइल का, अब देखिए अभी यही पेच है। अब नेतन्याहू ने कहा था कि हम इनसे समझौता करके हिजबुल्लाह से अब हम हमास को आइसोलेट कर देंगे। अब हमास को आइसोलेट तुम कर दोगे, आपको पता है जो पिछले 60 दिनों से जबलिया में नॉर्थ गाजा में ऑपरेशन चल रहा है, जिसके तहत कल द ओनली सर्वाइविंग हॉस्पिटल नॉर्थ गाजा में कमल अडवान, उसको उड़ा दिया गया, उसको पूरा जला दिया, पेशेंट्स अंदर थे, सब कुछ था, कुछ को एवैक्यूएट किया, कुछ को जला दिया। मतलब आप सोचिए पूरा अस्पताल जलाया गया बाकायदा दुनिया के सामने, और उसको लेके जो डॉक्टर मैट गिलबर्ट्स हैं जो गाजा में काम कर चुके हैं उन्होंने वीडियो बना के डाला। उसके बाद जो डॉक्टर जो हुसैन साफिया हैं वहां के डॉक्टर जो फेस थे लगातार आ रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया, उनका बड़ा मार्मिक वीडियो आया कैसे वो खुद अपनी गिरफ्तारी की तरफ जा रहे हैं। उनके अभी वो कहाँ हैं, उनके साथ क्या सलूक हुआ है, पहले इजराइल कई डॉक्टर्स को मार चुका है कस्टडी में। तो ये देखिए पूरी, अच्छा अब वहां जबलिया जैसी जगह में 60 दिनों में पिछले दिनों कितने इजरायली 30 कहते हैं 38 हमारे लोग मारे गए, उसमें कम से कम 11 ऑफिसर्स हैं, अनऑफिशियल काउंट 60 से ऊपर है, और रोज ये हो रहा है और आपको बताएं सबसे सरप्राइजिंग, जो फिदाइन हमले गाजा में होना बंद हो गए थे, सुसाइड अटैक्स गाजा में होना बंद हो गए थे। अभी देखिए ये 25-26 जनवरी लगातार सुसाइड अटैक्स हुए हैं, फिदाइन हमले हुए हैं, जिसमें 5 से लेकर 6 इजरायली सोल्जर्स मारे गए हैं। अब 25-26 दिसंबर जी, तो फिदाइन हमले हुए। अच्छा, फिदाइन हमले के साथ एक और चीज हुई, जो वाइट वेपन्स, जो चाकू घोपू ऑपरेशन। अब बताइए, अब ये जो चाकू घोपू ऑपरेशंस हैं, इनमें तो एक ऑपरेशन ऐसा हुआ जैसे कमांडोज करते हैं। कमांडोज क्या करते हैं कि भाई उनके लोग गिरफ्तार हैं, तो क्या यहाँ हुआ कि इजराइल ने कुछ पैलेस्टीनियन लोगों को कैप्टिव कर रखा था, वो हमेशा करते हैं, उनकी आदत है। लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि एक यूनिट हमास की गई, और ये अभी की बात है, यही 25-26, एक और 2 बार हुआ है ये।
एक हमास की यूनिट गई, उसके पास हथियार भी थे, चाकूवत भी थे, उसने चाकू से साइलेंटली मारा इजरायली सोल्जर्स को 3 या 4 और कैप्टिव्स को छुड़ा लिया। ये पहला इंस्टेंस है जब तो आप ये बताओ कि अच्छा मैं अब ये जो देखिए चाकू घोपू ऑपरेशन प्लस ये फिदाइन ऑपरेशन, उसके साथ सोफिस्टिकेटेड वेपनरी भी यूज हो रही है। अभी देखिए थर्मोबैरेटिक जो पूरे वेपन्स हैं वो यूज हो रहे हैं कि जो इंटेंस प्रेशर क्रिएट करते हैं, फिर वैक्यूम क्रिएट करते हैं, वो भी मतलब हमास हर लेवल पे है। और अभी देखिए जो 4000 नए रिक्रूट्स हमास ने जो किए हैं वो लड़के हैं जिनका सब कुछ खत्म हो गया है पिछले 1 साल में, जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके माँ बाप वाइफ बच्चे बहन सब मार दिए गए। वो 4000 नए लड़के, वो लोग जान पे खेलने को तैयार हैं और उन लोगों ने जीना मुश्किल कर दिया है इजरायलीज का नॉर्थ गाजा में। तो वो बात नेतन्याहू की कहां गई कि हम हमास को आइसोलेट करके खत्म कर देंगे। वेस्ट बैंक में क्या हो रहा है? वेस्ट बैंक में आपने पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को आगे किया हुआ है, वो भी 2 हफ्ते से, वो 3 हफ्ते से ट्राई कर रही है कि वहां जेनिन, और वो जेनिन तक सीमित है जबकि उसका हेडक्वार्टर रमल्ला है, बाकी सब जगह आईडीएफ है। और वहां पर एक थर्ड इंतिफादा शुरू हो गया। अब उसको प्रेस ना कहे, लेकिन उसमें जो जिस तरह की जनता से झड़पें हो रही हैं, मतलब पत्थर से लेके मोलोटोव कॉकटेल से लेके आरपीजी शेल से लेके सब कुछ छोड़ा जा रहा है, सब लोग वहां की जनता कर रही है। और जेनिन में इन लोगों ने बताइए कल एक शबाग नाम की महिला जर्नलिस्ट को मार दिया, ये पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने, अपने ही लोगों, कई लोग अपने ही लोगों को ये लोग मार चुके हैं। लेकिन उनके भी 6 बड़े अफसर मारे गए हैं, 6 बड़े अफसर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के मारे गए हैं। और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की जो एक मांग थी कि उसको सोफिस्टिकेटेड वेपन्स दिए जाएं, जिसको लेके अमेरिका ने इजराइल पे दबाव डाला था, वो नेतन्याहू ने मना कर दिया। वो मना कर, क्योंकि उनको ये डर है कि इनके अंदर जो लोग हैं, 237 लोग ऑलरेडी डिसेंड कर चुके हैं, जो पैलेस्टीनियन, जो इनके अबू मेजन महमूद अब्बास की सेना में थे, वो लोग, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब वो डिसेंट बढ़ता जाएगा और हथियार कब फिलिस्तीनियों के हाथ आ जाएं, ये नेतन्याहू समझ रहा है ना कि कब वो, क्योंकि वो लोग तो फिलिस्तीनी हैं, अपने ही लोगों को मार रहे हैं, लेकिन कब वो वहां पर म्यूटनी हो जाए ये कुछ ठीक नहीं है, मतलब ये कुछ पता नहीं। तो वो जो सारी चीजें आप देखिए, वेस्ट बैंक में लोग कितने शेकी ग्राउंड में, क्यों पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को आगे किया जब उसके पास वेपन्स नहीं है, उसके पास ये नहीं है, वो मार खा रहा है, लगातार मार खा रहा है, जनता विरोध कर रही है, सब लोग। उसके बाद आईडीएफ जो वहां वेस्ट बैंक में जहां पर फैली है, उसने रेड अलार्म साउंड कर दिया है कि यहाँ पर थर्ड इंतिफादा अपराइजिंग हो चुकी है। फिर भी ये स्मूथरिज बयान दे रहा है कि हम ग्रीन लाइन खत्म कर देंगे और हम सेटलमेंट्स आगे बढ़ा देंगे। लेकिन ग्राउंड पे तो ये लोग पिट रहे हैं ना, गाजा और वेस्ट बैंक में। आप बताओ ये पूरी सिचुएशन। लेबनान में मैं मानता हूं कि सीज फायर के बाद हिजबुल्लाह के पैरों में कुछ बेड़ियां इसलिए पड़ गई क्योंकि लेबनान ने सीज फायर किया, वो लेबनान का हिस्सा है हिजबुल्लाह, वो उसके खिलाफ नहीं जा सकता है जो देश का मैंडेट है, क्योंकि भाई वहां पर वो सबसे बड़ी रूलिंग ग्रुपिंग है, और भी उसमें ग्रुप्स हैं। वहां पर 9 जनवरी को प्रेसिडेंट का चुनाव है, बहुत सारी ऐसी चीजें, तो हिजबुल्लाह उस तरह की मदद नहीं कर पा रहा है। लेकिन आप देखिए वहां पे फिर यमन आ गया, उसके बाद इराक जो है, इराक से भी कहा गया कि तुम इराकी रेजिस्टेंस के अभी आप गाजा पे मत हमला करिए, तो वो सीरिया बॉर्डर पे पहुंच गए। सीरिया बॉर्डर पे इस समय पूरा जो अल शाबी है उसका पूरा जो पीएमयू है, पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट, पूरी लाइन में इस समय वो वहां स्टेशन है। अब और सीरिया में रेजिस्टेंस बढ़ रहा है आगे। तो ये देखिए पिक्चर और कॉम्प्लिकेट हुई है। जो एक सीधी पिक्चर थी कि रेजिस्टेंस का अपर हैंड था और सारी चीजें थी, उससे पिक्चर सीरिया में करा के इन्होंने कॉम्प्लिकेट किया है। लेकिन उस कॉम्प्लिकेशन के अंदर और कॉम्प्लिकेशन है, और इनके लिए ज्यादा है। ईरान के लिए देखिए, ये अभी सोच रहे हैं कि हम यमन पे अटैक करें कि ईरान पे करें। ईरान पे पहले पूरा फोकस था, अब यमन पे है। अब इनको लग रहा है कि हिजबुल्लाह टाइप ऑपरेशन हम यमन पे करें, उनको हुतीस के टॉप लीडर्स को हम मार दें, यहिया सारी को मार दें, अब्दुल अल मलिक उनको मार दें, इनको कर दें। लेकिन इनके पास उस लेवल की इंफॉर्मेशन नहीं है, पेनिट्रेशन नहीं है, इनके पास कोई तैयारी उसकी नहीं है। और उसके बाद उनको ये भी डर सता रहा है कि अगर यमन ने मान लीजिए हमला ही कर दिया इजराइल पे बीचेस से, वो नीचे से आएगा यमन, और वहां इजराइल सबसे वनरेबल है, जो ग्राउंड इन्वेजन यमन कर सकता है, जिसकी उसने एक्सरसाइज की है बाकायदा। 1 महीना पहले पूरा वीडियोज आए थे कि वो एक्सरसाइज इसकी सेल्फ डिफेंस की एक्सरसाइज नहीं थी, वो एग्रेसिव अटैक की एक्सरसाइज थी। तो अगर यमन ने वहां पर नीचे से अटैक कर दिया साउथ इजराइल से, तब तो इजराइल के पास कुछ रह ही नहीं जाएगा, क्योंकि नॉर्थ में वो फंसा है,
साउथ में इधर गाजा में स्थिति खराब होती चली जा रही है। गाजा में मतलब जो जिस तरीके से रोज मारे जा रहे हैं, सिविलियंस को भी ये मार रहे हैं। अकेले गाजा में एक सेपरेट नरसंहार हो रहा है। लेकिन भाई जो हमास जिस तरह से लड़ा है, किसी ने उम्मीद नहीं की थी। तो हमास ने हमेशा एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड परफॉर्म किया है, लेकिन इस बार तो मतलब मैं तो तस्वुर नहीं कर सकता था कि मैं 1857 में सोच सकता था कि चाकू भी चलती थी, तलवार भी चलती थी, बंदूकें भी चलती थी, तोपें भी चलती थी। लेकिन आज के दौर में 2024 में आप बताइए, सारे इन चीजों को कंबाइन करके वॉरफेयर का नया मॉडल एक हमास ने पेश कर दिया है। अमरेश जी, आपने बहुत सी इंफॉर्मेशन दी और वाकई बहुत ही अपडेटेड इंफॉर्मेशन है, और आपने एक तरह से जनरल पिक्चर पूरी बता दी। इससे ये समझ में आ रहा है कि जो वॉर थिएटर बढ़ाने की जो कोशिश इजराइल की थी, वो बढ़ा तो दिया उसने। सीरिया में सरकार गिरा दी, वहां एक आदमी को बैठा दिया, वहां नई रेजिस्टेंस शुरू हो गई। जैसा कि आपने बताया, बहुत से कुछ ऐसे वाकयात भी हो चुके हैं कि एसटीएस के लोगों को बड़ी तादाद में मार दिया। हम इससे पहले तक जो कुछ देख रहे थे, इजरायली मीडिया, इजराइल के जिम्मेदारान जो हुकूमत में है या हुकूमत से बाहर हैं, वो बार बार इस हद तक कह रहे थे तकरीबन 10 लाख लोग मुल्क छोड़ करके जा चुके हैं, फौज में लोग लड़ने के लिए तैयार नहीं है, बहुत से रिजर्विस्ट ने मना कर दिया कि हम जंग में नहीं जाएंगे। वो जो कमजोरियां हमारे सामने आ रही थी, और जो एक पब्लिक मूड है कि हमास के साथ जल्दी नेगोशिएट करके समझौता करो, हमारे लोग मारे जाएंगे, यानी उनकी भी हमदर्दी अपनी हुकूमत के साथ नहीं है। तो ऐसी कमजोर हालत में क्या इजराइल के जिम्मेदारान, खासतौर पर नेतन्याहू, ये जो सीरिया में उनके मुताबिक जो कामयाबी मिली है, क्या फिर से अपनी फौज को, अपनी ताकत को इकट्ठा करके, रीग्रुप करके वाकई किसी और बड़े फ्रंट तक लड़ने की हिम्मत कर पाएंगे? क्या लगता है? देखिए, यमन पे उनका टारगेट है वो ये, लेकिन मैं ये सोचता हूं ये उनकी कमजोरी है, क्योंकि वो तैयारी ईरान की कर रहे थे। वो तैयारी कर रहे थे कि सीरिया हो गया, हमने यहाँ पर लेबनान में हिजबुल्लाह को फंसा दिया, कम से कम वहां से अब गोलीबारी नहीं हो रही है। लेकिन हम हालांकि यहाँ उत्तर इजराइल में हम सेटलर्स को नहीं बसा पाए, लेकिन फिर भी हमने उनको रोक दिया। इधर सीरिया फ्रंट गिर गया। उसके बाद अब उनका पूरा फोकस इराक और ईरान पे था। इराक को वो कुछ खास समझते नहीं है, वो सोचते हैं कि अमेरिका का पूरा वहां खेल है, वहां हम ईरान पे उनका सीधा फोकस। और सीरिया और टर्की जो है वो हमला करेगी। अच्छा, टर्की का भी एंगल देखिए बड़ा अजीब है, क्योंकि वहां सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस जो कुर्दों की है, उसकी एसएनए के साथ लगातार लड़ाई चल रही है। टर्की कह रहा है हम इन्वेड करेंगे अगर एसएनए फेल कर गया। अब टर्की के किसी भी हालत में वो चाहता है कि जो ये ऑटोनोमस रीजन है, जो नॉर्थ ईस्ट सीरिया का कुर्दों के हाथ में, जिसको अमेरिका का सपोर्ट है, उसको वो किसी तरीके से न्यूट्रलाइज करे या अपने कंट्रोल में लाए या वहां पर अपने लोगों को बैठाए। क्योंकि वो कतई नहीं चाहता है कि जैसे इराक में एक कुर्दिस्तान पैदा हो गया है, वैसे सीरिया में पैदा हो जाए उसके बॉर्डर पे, क्योंकि फिर उसके यहाँ जो कुर्दिश इलाके हैं वो प्रभावित हो जाएंगे। और वहां 10%, करीब 5 से 10% पॉपुलेशन कर्डिश है टर्की में। तो अब टर्की का ये आप देखिए कि अमेरिका का भी हाथ टर्की पे, जो कि अभी दिखा जिस तरह से टर्की ने एचटीएस को स्थापित किया, उसमें अमेरिका और इजराइल दोनों का हाथ था। अमेरिका क्या ये चीज, अच्छा अमेरिका के सामने ये हो रहा है, एसएनए और एसडीएफ में लड़ाई, मेरे ख्याल से अमेरिका ने भी ये सोचा है कि, और 2 बार अमेरिका समझौता करा चुका है, फिर लड़ाई शुरू। अब अगर टर्की इन्वेट करता है तो इधर से इसीलिए इराकी फोर्सेस सीरिया बॉर्डर पे हैं, क्योंकि टर्की का बॉर्डर ईरान से भी छूता है, टर्की का बॉर्डर सीरिया से और इराक, ये पूरा बेल्ट है। तो ये जो है यहाँ पर जो इराकी फोर्सेस हैं, ये लोग देखिए टर्की अगर टर्की वो करता है तो टर्की के साथ वो लड़ने को तैयार है। अब ये ईरान पे मेरे ख्याल से इजराइल की प्लानिंग थी कि हम इनके कुछ सेंसिटिव चीजों पे, हम सेंसिटिव फैसिलिटीज पे अटैक करेंगे, क्रिपल कर देंगे न्यूक्लियर फैसिलिटीज। ये अब इधर यमन का खतरा आ गया कि तुम वहां से करोगे तो तुम्हारे पीछे से पूरा यमन जो है, जो कि इजराइल के और साउथ में है, वहां से पूरा मार हो रही है। यमन के पास इनके पास इंटेलिजेंस नहीं है, लेकिन ये चाहते हैं
ये चाहते हैं, क्योंकि देखिए नेतन्याहू को आपको पता होगा कि थर्ड ग्रेड ये मतलब ग्रेड 3 ये प्रोस्टेट कैंसर निकला है। हाँ। ग्रेड 3 आज उसका सॉरी कल ऑपरेशन, संडे को ऑपरेशन था। हाँ। ऑपरेशन ठीक ही हुआ, वो अपना स्टेबल है, लेकिन ग्रेड 3 प्रोस्टेट ये जो प्रोस्टेट कैंसर है ये कुछ इंडिकेट कर रहा है, मतलब नेतन्याहू के पास हो सकता है समय कम हो, हमें ऐसा कुछ नहीं, आजकल मेडिसिन इतनी इवॉल्व कर गई हैं कि लोग खींच देते हैं लंबा, लेकिन कुछ भी हो सकता है। और वहां की जो इजराइल के अंदरूनी हालात हैं उसमें देखिए डिसेंट बढ़ रहा है। अभी सारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके बाहर जो होस्टेजेस की फैमिलीज हैं, उन्होंने अभी जो इनका फेस्टिवल ऑफ लाइट्स था 25 दिसंबर को या 26 को, उसमें इन्होंने सब उन एमपीज के घर के सामने ये कैंडल्स जलाई और ये सब किया और ये कहा कि उनको छुड़ाओ। 71% इजरायली समझते हैं कि इस समय होस्टेज स्वैप की एक आइडियल कंडीशन है इस समय, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि अभी रेजिस्टेंस कमजोर हो गया है, इस समय होस्टेज स्वैप कर लो। नेतन्याहू, अच्छा ये कायरो में बातचीत चल रही है, कतार में बातचीत, उसमें ये बात निकल के सामने आ रही है, वही बात फंस रही है कि वो कह रहे हैं हम फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के उसमें हम वहां रहेंगे, फिर ये उन्होंने कहा कि नहीं थोड़ा सा हम पीछे हटेंगे और हमारे पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि हम वॉर कभी भी रिज्यूम कर सकते हैं, ये सारी चीजें। अच्छा उधर लेबनान में क्या हो रहा है, लेबनान में ऑलरेडी इजराइल कह चुका है कि 60 दिन से ज्यादा लग सकते हैं। अब ये देखिए, ये अल्टीमेटली ईरान हिजबुल्लाह के फेवर में है, क्योंकि लेबनान की जो सरकार है वो हिजबुल्लाह ईरान के भले ही थोड़ा खिलाफ हो, लेकिन मतलब ये सरकार जो उसमें जो सुन्नी और क्रिश्चियन मेरोनाइट एलिमेंट है वो भले ही ईरान हिजबुल्लाह के थोड़ा बहुत खिलाफ हो, लेकिन वो ये नहीं चाहेगा कि इजराइल जो है वहां पर जमा रहे, क्योंकि देखिए कई झड़पें हो चुकी है। लेबनीज, अब हिजबुल्लाह पीछे हट गया, हिजबुल्लाह ने कहा ठीक है, लेबनीज आर्मी को अंदर आना था, लेबनीज आर्मी अंदर आ रही है, यूनिफिल अंदर आ रही है, यूनिफिल और लेबनीज आर्मी दोनों से कई इंसिडेंट्स हो चुके हैं टकराहट के, कुछ सिविलियन मारे गए। एक सिविलियन महिला जो है उसकी लाश मिली है, जो अभी कल की बात है, जो लेबनीज है, तो इसको लेके लेबनीज आर्मी का भी फ्रिक्शन इजराइल से बढ़ रहा है। लेकिन देखिए इसमें सब बड़े पैसे का भी खेल है, तो मैं उसको उतना वो एम्फसाइज नहीं करूंगा। फिर भी इजराइल ने ये तो कही दिया है कि 60 दिन से ज्यादा वो रहना चाहेगा वो लेबनान के अंदर। अब 60 दिन से ज्यादा रहना चाहेगा तो जो प्राइम मिनिस्टर सुन्नी है मिकाती, उन्होंने कहा जो सुपरवाइजरी कमेटी है अमेरिका और फ्रांस जिसमें है, वो क्या उसको अपील की कि ये लोग, एक तो इन लोगों ने कितने सिविलियन मार दिए संधि के बाद भी, और उसके बाद हिजबुल्लाह ने 1-2 बार मारा, फिर हिजबुल्लाह चुप हो गया, हिजबुल्लाह फिर देख रहा। फिर वो हिजबुल्लाह का तो यही है ही कि जो नॉन हिजबुल्लाह एलिमेंट्स हैं लेबनीज ये गवर्नमेंट में, उनका और इजराइल का एक सीधे तकरार हो जाए, और वो पूरी स्थिति बन रही है। तो इसलिए देखिए, जो आपने पहले सवाल किया था कि एक और इस वॉर को बढ़ाएंगे, यस इनका इंटेंशन है बढ़ाने, लेकिन अब इसके बाद इनके पास जो मैन्यूवर करने की फील्ड है वो बहुत सीमित हो गई। अच्छा, ये जो सीमित होने के साथ साथ अब हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप 20 तारीख को प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। एक जमाना था जो 4-6 महीने पहले हम लोग डिस्कस करते थे कि उस वक्त ये बात कही जाती थी कि जंग बंद नहीं करेंगे नेतन्याहू, वो इंतजार करेंगे ट्रंप के आने का, उन्हें बहुत सी उम्मीद है ट्रंप से, इजराइल के हक में बहुत से वो कदम उठा सकते हैं। तो अब वो टाइम आने वाला है, और इस बीच में बात यहां तक पहुंच गई कि सीरिया की हुकूमत जो इजराइल के खिलाफ थी वो गिर चुकी, एक तरह से उनकी फेवर वाले लोग आ गए। अब ट्रंप क्या कुछ कर सकते हैं? अब ये जो 20 दिन बाद आने वाले हैं, वो एक तरफ तो बार बार अपने कुछ एनवॉयस भेज रहे जंगें खत्म कराने के लिए, लेकिन क्या इजराइल के मामले में इजराइल के साथ खड़े होकर के और इस इलाके में तबाही को सपोर्ट करेंगे, या जंग बंदी कराएंगे, यमन में भी ठंडा करेंगे, ईरान को भी ठंडा, क्या कुछ इम्कान है? देखिए मुझे लगता है कि ट्रंप अभी अपने डोमेस्टिक एनिमीज से अभी भी थोड़ा बदला ले रहा है। वो ऐसे ऐसे लोगों को अपॉइंट कर रहा है, कभी किसी को करता है, कभी किसी को करता है। अब वो काश पटेल को FBI का चीफ बना दिया, अब उसको लेके FBI के पुराने लोग कह रहे हैं कि ये कहाँ से आ गया। फिर तुलसी गबार्ड को डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, अभी वो बना नहीं सकता, घोषणाएं हैं ये सब।
वो 20 जनवरी के बाद फॉर्मल अपॉइंटमेंट करेगा। पर ये घोषणाओं में ही बहुत टेंशन हो रहा है। उधर बाइडेन जो है वो यूक्रेन वॉर में पैसा और पंप किए जा रहा है कि यूक्रेन और अटैक करे रशिया को। अब रशिया के पास जब ओरेशनिक जैसी गेम चेंजिंग मिसाइल आ गई है जो 4000 डिग्री तक की गर्मी पैदा करती है विदाउट रेडियो एक्टिविटी, तो वो सारी चीजें, और ये कर्क्स रीजन में लगातार ये लोग पीछे हट रहे हैं, यूक्रेन पीछे हट रहा है, कभी भी वो खाली हो जाएगा। अब जो बाकी जगह जो रशिया को घेरने की इनकी ईस्ट यूरोप के द्वारा कोशिश थी वो भी उतनी कामयाब नहीं हुई, क्योंकि हंगरी वगैरह उसमें बीच में आ गए, स्लोवेकिया वगैरह बीच में आ गए। उन्होंने इसका पूरा ये मतलब प्यूटिन के साथ कन्फ्रंटेशन ना लो इसकी बात की। उधर ट्रम्प ऑलरेडी कहीं ना कहीं रशिया के साथ एक वो रखता है कि भाई यूक्रेन में जो वॉर है हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे, ये ट्रम्प कह चुका है। और ये भी कह चुका है ट्रम्प कि उसमें ये जो टेरिटरी, अब ये नहीं हो सकता कि रशिया ने जो यहाँ तक बढ़ गया है उसके वो पीछे हटे। हाँ, रशिया कुछ गारंटी दे, कुछ गारंटी इस तरीके की दे। और रशिया कह रहा है कि नेटो जो है वहां से सारी अपनी फोर्सेस वापस ले, और उसके बाद हम जहां तक हमने यूक्रेन पे कब्जा किया है, दोनेत्स्क रिपब्लिक तक करीब 20 से 25% यूक्रेन पर रशिया का कब्जा है, तो वो हम नहीं छोड़ेंगे। तो ये जो देखिए पूरी सिचुएशन है, इसमें मेरे ख्याल से ट्रम्प से जो उम्मीद है नेतन्याहू की वो पूरी नहीं होने वाली। ट्रम्प भी ऊपर से देखिए, अभी उसने लैटिन अमेरिका को थ्रेटन किया, पनामा को, कि पनामा कैनाल हम ले लेंगे, तुम इतना चार्ज करते हो हमसे। अब वो उसका फोकस लैटिन अमेरिका और यूक्रेन बात करता है मिडिल ईस्ट की, क्योंकि उसको जूइश लॉबी का सपोर्ट चाहिए और वो उग्र बयान भी देता है। लेकिन उसने कहा था कि देयर विल बी हेल इन मिडिल ईस्ट। कहां से कौन सा हेल हुआ, क्योंकि उसका यमन ने और मार शुरू कर दी। यमन को लोग अभी तक देखिए, यमन ने MQ-9 रीपर जो ड्रोन है उसको मार गिराया। उसको अब एक तरफ वो तेल अवीव को मार रहा है, एक तरफ वो अमेरिका को मार रहा है। अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर वहां से जा चुके हैं। आखिरी जो ट्रूमैन है केवल वो बचा है। अब उस पर भी अटैक हो रहा है, किसी भी दिन बड़ी खबर आ सकती है। अमेरिका रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है, जबकि बॉम्बिंग खूब कर रहे हैं। लेकिन उन बॉम्बिंग से यमन के किसी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को लोग डैमेज नहीं कर पाए, जिसका मतलब है कि इंटेलिजेंस इनकी वीक है वहां। इंटेलिजेंस इनकी वहां पर वीक है। वैसे भी मतलब डिजिटल जो इंटेलिजेंस है वो भी वीक है, और जो उनके जो ऑपरेटिव्स का जाल होता है, जो असली जिसने एक तरह से हिजबुल्लाह को एक समय के लिए एकदम सन्न कर दिया था, वो ऑपरेटिव्स का जाल यमन में नहीं है। इसकी वजह से ये लोग यमन, क्योंकि वेस्ट देखिए सीधी सीधी लड़ाई का समय नहीं है इस समय। तो जब तक आप एनिमी को अंदर से कमजोर ना कर दें, आप स्ट्राइक नहीं करते। इस तरह की पूरी थ्योरी है। तो वैसी स्थिति में जो एक ट्रम्प के आने से, मैं फिर कहूंगा, नेतन्याहू को जो उम्मीद है वो पूरी नहीं होने वाली। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसका इंतजार सभी लोग कर रहे हैं, और जितनी वो तबाही कर सकता था काफी हद तक कर चुका, और वो अब ना तो हूथियों का सामना कर पा रहा है, और ना ही बीच में चलते चलते बता दूं कि इराक का आपने जिक्र किया बीच में, कि इराक को तो वो समझता है कि अमेरिका वहां पर मौजूद है। वहां भी आयतुल्लाह सिस्तानी पर दबाव डाला गया कि वो जो PMU जो है वो हशदल शाबी, उसको डिसबैंड करने के लिए वो फतवा दे दें। वहां से पूरी तरह से इनकार आ गया है, वहां वो ये करने वाले नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो फोर्सेस हैं जो इजराइल के खिलाफ यमन के साथ मिलकर के कोऑर्डिनेशन के साथ हमले करती हैं, वो खामोश होने वाले नहीं है। उनकी हमदर्दी फिलिस्तीनियों के हक में उसी तरह से जारी रहेगी। अभी तक ऐसे इशारे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमरेश मिश्रा जी, आपने हमें समय दिया। मैं एक बार फिर अपने दर्शकों से बताऊंगा कि अमरेश मिश्रा स्पीक्स टू ये चैनल है, उस चैनल पर आप जाएं, और हम लिंक दे रहे हैं ताकि आप उस चैनल को जरूर जाएं, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप अपने कमेंट्स में लिखें, और अमरेश मिश्रा जी के चैनल पर जरूर जाएं, उसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग, बहुत से लोग हमें कमेंट लिखते हैं कि मिश्रा जी को आप बुलाएं, बार बार आप लोग याद दिलाते हैं। मैं भी उनको रिक्वेस्ट करता हूं, जब वक्त मिल पाता है तो हम बात कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमरेश जी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।
और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।